नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। संयुक्त राष्ट्र में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के लिए फिर से चुने गए जस्टिस दलबीर भंडारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। गुजरात में पहले चरण का नामांकन पूरा। बीजेपी की जातिवादी राजनीति नकारने की अपील। कांग्रेस ने कहा, हार्दिक से सीटों पर मतभेद नहीं। शीतकालीन सत्र की तारीखों का जल्द होगा ऐलान। सरकार ने नकारे कांग्रेस के आरोप। कहा, पहले भी दिसंबर में हुआ है सत्र। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी। हंदवाड़ा में लश्कर के 3 आतंकी ढेर। सेना के जवान शहीद। बदलाव के बिना फिल्म पद्मावती दिखाने से राजस्थान सरकार का इनकार। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी, समिति बनाने का सुझाव। आइए देखते हैं पहली खबर। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को आज ऐतिहासिक सफलता मिली। जस्टिस दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय अदालत के लिए फिर से चुन लिए गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भंडारी को भारी बहुमत मिला। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने भंडारी को बधाई दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये जीत भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का सबूत है। भारत के जस्टिस दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय अदालत के लिए दोबारा चुन लिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भंडारी को 193 में से 183 वोट मिले। सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया। जज की आखिरी सीट के लिए भंडारी का मुकाबला ब्रिटेन के क्रिस्टोफर ग्रीनवुड से था। आखिरी वक्त में ब्रिटेन ने अपना उम्मीदवार हटा लिया और इससे जस्टिस भंडारी की जीत पक्की हो गई। यूएन के नॉन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स ने 3/4 देशों ने भारत के पीछे समर्थन की घोषणा कर दी थी और इंग्लैंड के प्रतिनिधि को अपना नाम वापस लेना। अपने आप में पूरे यूएन में लोकतांत्रिकरण की भी एक नई प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जस्टिस दलबीर भंडारी को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये जीत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के बढ़ते कद का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विदेश मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन की कूटनीति से ये जीत संभव हो सकी। विदेश मंत्री ने भी जस्टिस दलबीर भंडारी को बधाई दी। जानकारों का मानना है कि ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। It's also a personal victory of Justice Dalbir Bhandari, who has been a fine judge. But more important than the individual victory is the victory of India. It shows that India is now emerging as an important nation, and ultimately the British government had to back out. कांग्रेस ने दलबीर भंडारी के निर्वाचन पर कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया दी। So let the government not forget that Justice Dalbir Bhandari has already completed 1 full term, and now he will start his 2nd term. Last time we did not have such tension or such a contest when India's nominee was challenged by one of the P5 countries and one of the strategic partners of India. पिछले 11 दौर के चुनाव में भी महासभा में जस्टिस भंडारी को 2/3 बहुमत मिला। 1945 में गठित अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पहली बार ब्रिटेन का कोई न्यायाधीश नहीं होगा। 70 साल के संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य को गैर स्थायी सदस्य की ओर से सुझाए गए नाम पर सहमत होना पड़ा। ब्रिटेन ने कहा कि भारत से घनिष्ठ रिश्तों को देखते हुए उसने अपना उम्मीदवार हटाने का फैसला किया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में 15 जज होते हैं। इनमें से 5 जजों को हर 3 साल पर 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस जीत पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हर्ष वी पंत, डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं ORF से। आपका स्वागत है। 2012 में पहली बार चुने गए। फिलीपींस के तब प्रोतेनो को उन्होंने हराया था। इस बार की जीत उससे बड़ी कही जा रही है। किन मायनों में जीत बड़ी दिखती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने भारत में ब्रिटेन के सामने कॉन्टेस्ट रखा और कॉन्टेस्ट आखिरी तक चला और ब्रिटेन को विड्रॉ करना पड़ा अपना कैंडिडेट। तो कहीं पर ये दिखाता है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय समीकरण जिस तरह से बदल रहे हैं और जिस तरह से भारत की भूमिका इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ रही है, तो उसका एक अंदेशा हमको मिला इस चुनाव से। और मुझे लगता है ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होगा कूटनीतिक हिस्ट्री में भारत की।
और एक इम्पॉर्टेंट पहल है भारत की तरफ से कि अगर भारत बदलना चाहता है ग्लोबल गवर्नेंस के आर्किटेक्चर को, तो उसमें भारत अपनी जो भूमिका है वो अहम देखना चाहता है, और इसमें भारत पूरी तरह से कूटनीतिक तौर पर तैयार है। तो मुझे लगता है जो लड़ाई रही ये काफी इंटरेस्टिंग रही, और जो इसका कंक्लूजन रहा वो और भी इंटरेस्टिंग रहा कि ब्रिटेन को विड्रॉ करना पड़ा है अपना कैंडिडेट। ऐसा क्यों? क्या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये कहूं, ब्रिटेन से अगर मैं मुकाबले पर देखूं, अगर ब्रिटेन अपने कैंडिडेट को वापस ले रहा है और भारतीय जो भंडारी साहब तो उनको जीत मिलती है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यूरोप के मुकाबले या उन देशों के मुकाबले भारत को हम ये देखें कि उनका कद पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा है, या फिर कूटनीतिक प्रयास सरकार की ओर से इस तरह से किए गए कि ब्रिटेन को मजबूर होना पड़ा अपने उम्मीदवार को वापस लेने के लिए? ये दोनों ही चीजें मेरे ख्याल से मिली जुली हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि जो नॉन वेस्टर्न पावर्स हैं, इसमें भारत शामिल है सबसे अग्रिम पंक्ति में, वो जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो अब चैलेंज कर रही हैं किस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम गवर्न होगा। तो जो एक ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर था 1945 के बाद 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें कि वेस्टर्न कंट्रीज तो डोमिनेट करती हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो उनका जो दबदबा रहा है वो काफी समय से चला आ रहा है, काफी दशकों से चला आ रहा है, और पहली बार 7 दशकों में पहली बार हो रहा है कि ब्रिटेन आईसीजे का मेंबर नहीं होगा, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा ब्रिटेन का। तो मुझे लगता है कहीं पर ये दिखा रहा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दूसरी तरह से देख रही है, और जो नई वॉइसेस हैं, जो नए पावर्स हैं, भारत जैसी शक्ति जो भरकर ऊपर उठ रही है, तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार है। तो पहले अगर होता कुछ दशकों पहले तो कोई भारत की बात नहीं सुनता। अब भारत ने न सिर्फ भारत के पास ये कैपेबिलिटीज हैं, बल्कि भारत जैसा आपने कहा कि अपनी कूटनीतिक जो क्षमता है उसको दिखाने में सक्षम है। तो उसका नतीजा है मेरे ख्याल से कि हमको ये रिजल्ट मिला है। तो क्या इसके साथ हम देखें कि जो यूएन में बदलाव या जो दूसरी मांगे भारत की ओर से रही हैं, अब उन पर और गंभीरता से विचार होगा, उसमें जन समर्थन की बात करूं पहले से ज्यादा बढ़ेगा? हाँ, वो बढ़ेगा, वो बढ़ रहा है मेरे ख्याल से। हमने अभी कुछ महीनों पहले देखा भारत ने काफी इंपॉर्टेंट पहल करी थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के तहत, लेकिन वहां पर समस्या दूसरी है। वहां पर समस्या ये है कि आपके पास चीन है, और जो आपको नहीं वहां पर बैठने देना चाहता। यहाँ पर आपके पास जनरल असेंबली का माहौल था, जिसमें आप जनरल असेंबली के मेंबर्स को कन्विंस कर पाए कि भारत का जो रोल है आईसीजे में इंपॉर्टेंट है, और वो ब्रिटेन के मुकाबले ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है सिक्योरिटी यूएन का। तो अब मुझे लगता है, लेकिन अगर सिक्योरिटी काउंसिल की बात आएगी तो वहां पर तो जो एक पावर बैलेंस बना हुआ है वो थोड़ा सा अभी भी भारत के खिलाफ है। उसमें इंटरेस्टिंग ये होगा कि ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका तो भारत को सपोर्ट कर ही चुके हैं, तो आप आखिर में रशिया भी कर चुका है, तो आखिर में बात अटक जाती है, चीन पर अटक जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय की बात करूं, यहाँ पर किसी भी देश के प्रतिनिधि का होने का मतलब क्या है, और उसका इम्पैक्ट कहां पर और कितना पड़ता है? देखिए, इसमें जो भी मुद्दे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं वो तभी जाते हैं जबकि दोनों पार्टीज अग्री करें और वो उसको बाइंडिंग समझें। तो उसमें बहुत पॉलिटिकल अथॉरिटी तो नहीं होती, लेकिन मॉरल अथॉरिटी बहुत होती है, क्योंकि आप आप 15 देशों के देश ऐसे हैं जो रिप्रेजेंटेड हैं आईसीजे में, तो उसमें कई चीजें दिखाएगा। वो एक चीज ये दिखा रहा है कि भारत एक इंपॉर्टेंट पावर है, दूसरा ये दिखा रहा है कि भारत का जो जुडिशरी है वो अपने आप में काफी रिस्पेक्टेड है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसका एक इम्पैक्ट ये हुआ कि हम अपने कैंडिडेट्स को बार बार आईसीजे में रख पा रहे हैं, और सफलता से उसका नामांकन और उसका सिलेक्शन हो पा रहा है। तो कहीं पर ये भारत की जो अंदरूनी क्षमता है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है जुडिशरी में, उसको रिप्रेजेंट करता है, और कहीं पर ये भारत की इमर्जिंग वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। मिहिर सेन, इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले एशियाई तैराक। डार्डनेलेस जल डमरू मध्य पार करने वाले दुनिया के पहले इंसान। 1966 में 1 साल के भीतर 7 समुंदर पार करने का अनूठा रिकॉर्ड है पेशे से वकील सेन के नाम। और तो और, भारत के इस सफलतम तैराक ने गिनीज बुक में दर्ज कराए हैं कुल 5 विश्व कीर्तिमान।
फैसलाबाद गुजरात चुनाव की। गुजरात में पहले दौर के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। बीजेपी ने चौथी सूची जारी कर पहले चरण के लिए सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर गुजरात में जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और चुनाव में बीजेपी को 2/3 बहुमत का दावा किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर के नामांकन का काम पूरा हो गया है। आखिरी दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघानी ने भावनगर पश्चिम सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष ने भावनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि बीजेपी चुनावों में 150 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। अगले सभी रिकॉर्ड तोड़कर भारतीय जनता पार्टी श्री विजय रूपाणी और नितिन पटेल के नेतृत्व में और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में 150 सीटों से ज्यादा सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाएगी। अमित शाह ने कांग्रेस पर चुनाव में जातिवाद का सहारा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता जाति की राजनीति नहीं चलने देगी। कांग्रेस जिस तरह से राज्य में जातिवाद की राजनीति कर रही है, पूरे चुनाव का मुद्दा विकास के मुद्दे से भटकाकर जातिवाद की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, उससे जनता की नाराजगी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन कई बीजेपी उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। इस दौर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। पार्टी के नवसारी सीट से पीयूष देसाई को दोबारा उम्मीदवार बनाने के साथ पहले दौर की सभी 89 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने अब तक 4 सूचियां जारी की हैं, जिसमें 135 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। गुजरात में 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 18 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने सीटों को लेकर पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के साथ मतभेदों से इनकार किया है। पार्टी ने पाटीदार नेताओं के दबाव के चलते 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी सभी समुदाय को चुनाव में साथ लेकर चल रही है। गुजरात चुनाव में पूरा जोर लगा रही कांग्रेस पाटीदार समेत हर समुदाय को साथ लाने में जुटी है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के विरोध के बाद कांग्रेस ने पहली सूची से 4 सीटों के उम्मीदवार बदल दिए हैं। कांग्रेस किसी तरह के दबाव से इनकार करते हुए इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रही है। ये रणनीति का एक भाग है। हमने देखा बीजेपी का कैंडिडेट कौन आया, कांग्रेस का कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग कैसी होनी चाहिए और बाकी चीजों देख के ये बदलाव लाया गया है। सोमवार को 13 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 9 नई सीटें शामिल हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 77 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। पहली लिस्ट जारी होने के बाद पाटीदारों ने काफी बवाल किया था। वहीं आदिवासी नेता छोटू भाई वासवा ने कहा है कि उनकी भारतीय ट्राइबल पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसको लेकर कांग्रेस के साथ सहमति बन गई है। कांग्रेस पर तो कोई दबाव नहीं डाला है। कांग्रेस समझदारी के साथ, एनसीपी के साथ, छोटू भाई वसावा के साथ, जिग्नेश भाई मेवाणी के साथ, पास के साथ और अल्पेश ठाकुर तो कांग्रेस में मिल गए हैं, तो सबसे मिलकर कांग्रेस राजनीति कर रही है। इधर आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात के लिए 13 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी अभी तक 33 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विपक्षी दलों ने सरकार पर शीतकालीन सत्र में जानबूझकर देरी करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार मुश्किल सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। सरकार ने इस बदलाव को परंपरा बताते हुए कहा कि पिछली सरकार में कई ऐसे मौके आए जब संसद के सत्र की अवधि और तारीखें बदली गई। वहीं संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि शीतकालीन सत्र की तारीखों के मसले पर जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र में देरी को लेकर सरकार और कांग्रेस में तल्खी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सत्र में देरी के नाम पर कांग्रेस गलत आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान कई मर्तबा सत्र की तारीखों में बदलाव किया गया। रविशंकर प्रसाद ने सदन में कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। कोई नई बात है क्या? मैं पूछूंगा, क्या कांग्रेस के लोगों को प्रचार नहीं करना है क्या? बता दें। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग
ये पब्लिकली घोषणा करें कि हमारे अध्यक्षा वर्तमान, हमारे भावी अध्यक्ष, हमारे सारे नेता इस शीतकालीन सत्र में प्रामाणिकता से सुबह से शाम तक बैठेंगे और उनको चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाना है, तो सरकार गंभीरता से विचार करे। We are committed to hold winter session. It will be a normal session, and Congress, because it has no other issue, it is unnecessarily raising this bogey. इससे पहले कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पार्टी मुख्यालय में जुटे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार नोटबंदी, जीएसटी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर होने वाले सवालों से बच रही है। नवंबर में शीतकाल सेशन को स्किप किया गया और कोई वजह नहीं बताई गई। शीतकालीन सत्र के मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सवाल उठाया था। इसके जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे चुनाव के दिनों में सत्र की तारीखों में बदलाव को परंपरा बताया। अमूमन संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होता है। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि साल भर में संसद के कितने सत्र जाने जरूरी हैं, लेकिन यह जिक्र किया गया है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद का मॉनसून सत्र अगस्त में खत्म हुआ था। इस हिसाब से सरकार के पास अगला सत्र बुलाने के लिए फरवरी तक का समय है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आज सुबह कुपवाड़ा जिले में 3 और आतंकी मारे गए। पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों ने कई नामी आतंकियों को ढेर किया है। सेना का कहना है कि घाटी में आतंकियों के सफाई अभियान चलता रहेगा। वहीं जिले में एक जगह आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए। ये सभी पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को हंदवाड़ा में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मागम इलाके में आधी रात को ही घेराबंदी कर दी। As per drill, the terrorists were asked to come out and surrender, but they preferred to open up and they fired on the search parties. The fire was retaliated and the encounter continued for about one hour or 1.5 hours. And three unidentified Pakistani militants affiliated with Lashkar-e-Toiba was eliminated. मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 बंदूकों समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले 18 नवंबर को उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में भी मुठभेड़ हुई थी। गोलीबारी में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 6 आतंकियों को ढेर किया था। इनमें मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी का भतीजा भी शामिल था। बहुत ही अच्छे तालमेल का उदाहरण है, जो कि एलसी फॉर्मेशन, जो हिंटरलैंड में फॉर्मेशन लगे हुए हैं उनका, पुलिस की एजेंसी जितनी है यहाँ पे, इंटेलिजेंस की एजेंसी जितनी है यहाँ पे, उन सब के तालमेल के बदौलत आज का ये ऑपरेशन है जो सरअंजाम हुआ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ऑपरेशन बिल्कुल ही हमने सर्जिकल स्टाइल से किया है, ताकि कम से कम आवाम को परेशानी हो। घाटी में आतंकियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कसी हुई है। इस साल 190 से ज्यादा आतंकियों को भारतीय जवान निशाना बना चुके हैं। इनमें करीबन 120 आतंकी सीमा पार से भारत में दाखिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में भटके हुए और आतंकियों से मिले हुए युवाओं को सरकार मुख्य धारा में वापस लाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिल्म पद्मावती को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राजस्थान सरकार ने कहा जरूरी बदलाव किए बिना राज्य में फिल्म के प्रदर्शन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि इस बारे में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखी गई है। राजस्थान सरकार ने इतिहासकारों, फिल्मी हस्तियों और समाज के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित करने का सुझाव दिया है, जो फिल्म और स्क्रिप्ट की समीक्षा करेगा। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पद्मावती फिल्म पर अपना नजरिया पेश किया। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने सेंसर बोर्ड और केंद्र के सामने अपना पक्ष रख दिया है। हम लोगों ने अपनी जो भी हमारी आपत्तियां थी
और जो हमारे सुझाव थे हम लोग सूचना प्रसारण मंत्रालय को उससे अवगत सबसे पहले करा चुके हैं और मुझे लगता है कि हमारी उन भावनाओं को या प्रदेश की 22 करोड़ जनता की इन भावनाओं को सभी लोग, सक्षम लोग जान गए हैं और मुझे लगता है कि किसी को भी जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि मछली पालन किसानों की आय को बढ़ाने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की खेती पर निर्भरता भी कम होगी। उपराष्ट्रपति ने मछली पालन में वैज्ञानिकों और तकनीकी शोध की जरूरत पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कोच्चि में 11वें इंडियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम के सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत का दुनिया के मछली पालन में 6.3% योगदान है और किसानों की आमदनी दोगुनी करने में ये अहम साबित हो सकता है। The producer is not getting adequate this thing, and the consumer is getting taking it at a higher price. And in between, yes, there should be scope for business, definitely. Nothing wrong in business, but at the same time, the producer, the fishermen, the people who toil, who risk their lives also sometimes, who put a lot of hardship and labor, they should also get adequate price for their producers. उपराष्ट्रपति ने मछली पकड़ने, उन्हें पालने और उन्नत व्यापार के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शोधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। Fisheries and aquaculture are multidisciplinary subjects where scientists and technologists have to work as teams. Scientific gatherings such as the present should focus not only on sharing information on science and technologies, there should be a conscious effort to convey this knowledge to the common people. 4 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में फिशरीज तकनीकी के साथ साथ एक्वाकल्चर को संरक्षित करने के उपायों पर चर्चा होगी। इसमें देश विदेश के जानकार हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। भारत दुनिया में मछली उत्पादन में तीसरा और एक्वाकल्चर में दूसरे स्थान पर है। फिशरीज हमारे जीडीपी में 1.1% का योगदान करती है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, कोच्चि। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कोच्चि में करीब 40 दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की। बच्चे एनजीओ सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड एनरिचमेंट की तरफ से उपराष्ट्रपति से मिलने आए थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर बच्चे में कुछ खासियत होती है और इसीलिए बच्चे की खासियत पर ध्यान देना चाहिए जिससे वो गरिमापूर्ण जीवन जी सके। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ अब समाज भी दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कई बच्चों ने उनके सामने अपनी प्रस्तुति भी दी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार को भगोड़ा घोषित किया जाएगा। मंगलवार को पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने इशाक डार के खिलाफ भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इलाज के लिए लंदन में हैं और बावजूद इसके मंगलवार को अदालत ने सुनवाई की और डार के वकील ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट की अपील भी की, जिसे ठुकरा दिया गया। कोर्ट ने इशाक डार के जमानती अहमद अली कुदोसी से भी मामले में जवाब देने के लिए कहा है। अहमद अली को 24 नवंबर तक का वक्त दिया गया है। मामले की सुनवाई 4 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। उत्तर कोरिया को फिर से आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों की सूची में शामिल कर लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि यह फैसला काफी वक्त पहले कर दिया जाना चाहिए था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि इस कदम के बाद उत्तर कोरिया पर बड़े पैमाने पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप ने उत्तर कोरिया को इस सूची में शामिल करने के लिए उसके परमाणु कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी कार्रवाई के समर्थन को जिम्मेदार बताया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को अनदेखा करते हुए परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को जारी रखा है। राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को हटाने के लिए जिम्बाब्वे की संसद में महाभियोग चलाने पर चर्चा शुरू हो गई है। चानू पीएफ पार्टी ने मुगाबे को इस्तीफा देने के लिए सोमवार तक का वक्त दिया था, लेकिन उन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर दिया और उसके बाद उन पर महाभियोग चलाने का फैसला किया गया। उधर जिम्बाब्वे की सेना के मुताबिक बर्खास्त पूर्व उपराष्ट्रपति एमरसन मनगावा वापसी कर सकते हैं। मनगावा को पद से हटाए जाने के बाद 16 नवंबर को सेना ने तख्ता पलट करते हुए कमान अपने हाथ में ले ली थी। जर्मनी में गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश नाकाम होने से राजनीतिक संकट गहरा गया है। फ्री डेमोक्रेट पार्टी की बातचीत से बाहर जाने के बाद
जर्मनी में दोबारा चुनाव की अटकलें तेज हो गई हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि अल्पमत सरकार का नेतृत्व करने की बजाय वो दोबारा चुनाव के लिए तैयार हैं। मर्केल ने अपने पद से इस्तीफा देने से भी इनकार किया है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर ने सभी पार्टियों से जनमत का सम्मान करने को कहा और सरकार बनाने की कोशिश करने की सलाह भी दी। खबरों का आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।